सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था एफसीआई वॉचमैन का यूपी का। आज उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये क्या है, जीके का सेक्शन है। इसके अलावा आपको बाकी और जैसे रीजनिंग का हो गया है ना, अगर हम बात करें रीजनिंग का हो गया, उसके बाद आपका मैथ का हो गया और फिर उसके बाद आपका और जो बाकी सेक्शंस है उसके भी आपको प्रॉपर क्वेश्चंस मिलने वाले। बाकी अभी फर्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीके के पोर्शन से विद प्रॉपर सोल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाला है। तब आप बाकी पेपर का जो भी है आप उसका सोल्यूशन वगैरह देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए लेट्स फॉर द डिले, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, एफसीआई वॉचमैन का पेपर देने वाले हैं, अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपकी तैयारी किस स्तर पे है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था है ना, पहला नंबर का सवाल है कि किस राज्य सरकार ने, और ये क्या है, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है ना, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2018 में कि किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हरित आवरण बनाने के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन आई हरियाली शुरू की। उत्तराखंड सरकार ने, पंजाब राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने या फिर राजस्थान सरकार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब सरकार ने स्टार्ट की थी पूरे राज्य में हरित आवरण यानी कि पूरा ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन आई हरियाली। अब देख लेते हैं इसके बारे में, इस योजना के बारे में। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लीजिए। पहला क्या है कि पंजाब सरकार ने राज्य भर में हरियाली बढ़ाने के लिए आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की, और दूसरा क्या है, इसे मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत शुरू की गई थी। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसे मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत शुरू की गई थी। और उसके बाद ऐप यूजर्स को मुफ्त पौधे लगाने और पर्यावरण के प्रदूषकों को कम करने में योगदान करने की अनुमति देगा। उसके बाद क्या है, पर्यावरण को प्रदूषण के खतरों से बचाने के लिए यह ऐप का इरादा मौजूदा मानसून के मौसम में अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और उसके बाद क्या है, उपयोगकर्ता अपनी पसंद के पौधे नज़दीकी सरकारी नर्सरी से अधिकतम 25 प्रति व्यक्ति इसका उपयोग करके बुक कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, प्रारंभ में एक दिन में बुक किए गए पौधों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी और लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ और मजबूत पंजाब का आश्वासन देगा। ऐप की असाधारण विशेषताओं में से यह उपयोगकर्ताओं को उनकी स्थानीय सरकारी नर्सरी में सजावटी औषधियों और फल देने वाले पेड़ों के लिए एक विस्तृत अनुमति देगा। तो देखिए ये क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जाननी चाहिए। सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के लिए आधिकारिक प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, क्या तेलंगाना सरकार ने, त्रिपुरा सरकार ने, झारखंड सरकार ने या फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो देखिए ये भी क्या है, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग में। ओके, यूपी में। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, की पॉइंट्स में देख लेते हैं, की पॉइंट्स में नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश का सही आंसर है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आंध्र प्रदेश के प्रशासन ने तेलंगाना के गठन के बाद इस्तेमाल किए गए प्रतीकों को बदलने के लिए नए राज्य प्रतीकों की घोषणा की है। अब उसके बाद क्या था कि राजकीय वृक्ष और पशु क्रमशः नीम। ओके, सो आंध्र प्रदेश का राजकीय है ना, यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय वृक्ष क्रमशः नीम, काला हिरण राष्ट्रीय पशु है ना, कृष्ण जिनका है, नीम पेड़ का अपने नागरिकों के साथ राज्य के ईमानदार और खुले संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। नीम पेड़ इसका प्रतीक होता है। ओके, और उसके बाद काला हिरण अपनी तेजता और अनिश्चित परिस्थितियों में कार्यभार संभालने और विजयी होने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो एपी है ना, आंध्र प्रदेश जो एपी और उसके लोगों का प्रतीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं राज्य पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, गुलाब रिंग वाला तोता है, जबकि आधिकारिक फूल क्या है, चमेली है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए आंध्र प्रदेश के बारे में। ओके, तो आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या हो गया, नीम हो गया, और उसके बाद वहाँ का राजकीय पशु क्या हो गया, काला हिरण कृष्ण जिनका, और राजकीय पक्षी क्या हो गया, तोता हो गया, और राजकीय फूल क्या हो गया, चमेली हो गया। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और कि गुलाबी
काली रिंग वाले तोते को इसकी सुंदरता और प्रफुल्लता के लिए राज्य पक्षी घोषित किया जाता है। और उसके बाद जैस्मीन की खुशबू अपने लोगों और राष्ट्र में सकारात्मकता और ज्ञान फैलाने के लिए राज्य की दृष्टि का प्रतीक है। उसके बाद क्या है, राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रतीक जियो, है ना, को अधिसूचित करते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया। उसके बाद क्या है, 2 जून 2014 को संसद में एपी पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। ओके, तो आप सभी को पता होगा कि है ना, कि जो तेलंगाना है ना, यहाँ पे देख लीजिए तेलंगाना कब हुआ है, 2 जून 2014 को एपी पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो आंध्र प्रदेश है उनसे अलग हुआ है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है उत्तरी कमान भारतीय सेना का, ओके, उत्तरी कमान का नया जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं GOC-INC, ओके, यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है, रणवीर सिंह को, देवराज सिंह को, आनंद सिंह को या फिर शरद चंद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। रणवीर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं रणवीर सिंह के बारे में। ओके, सो यहाँ देख लीजिए, रणवीर सिंह भारतीय सेना के पूर्व जनरल ऑफिसर हैं। उसके बाद क्या है, उन्होंने उत्तरी कमान भारतीय सेना का उत्तरी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए। उसके बाद क्या है, 1 जून 2018 को उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू का पदभार संभाला, जिन्हें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदोन्नति किया गया था। उसके बाद 2016 के भारतीय नियंत्रण रेखा पर हमले के दौरान वह भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक थे, यानी कि DGMO थे। उसके बाद क्या है, उन्हें 13 दिसंबर 1980 को 9वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था और उन्हें 2010 में युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें 2020 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ एडिशनल आपके पास होनी चाहिए। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है क्रिकेट से संबंधित है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में खेली गई तीन मैचों की T20 सीरीज 2018 में मैन ऑफ द सीरीज खिताब किसे दिया गया था। क्या विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज खिताब दिया गया था, या फिर क्रिस मॉरिस को, या फिर जेपी डुमिनी को, या फिर भुवनेश्वर कुमार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द सीरीज 2018 का T20 सीरीज 2018 का मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था खिताब। ओके, अब देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। इसका सही आंसर भुवनेश्वर कुमार हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है, जनवरी और फरवरी 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 टेस्ट, जिसमें 6 थे आपके वनडे टेस्ट थे, ठीक है, वनडे, और उसके बाद 3 थे आपके T20I मैच खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका में खेली गई 3 मैचों में T20 सीरीज 2018 में भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द सीरीज खिताब दिया गया और उन्होंने 3 मैचों में T20 सीरीज में 7 विकेट लिए और क्या हुआ, भारत के 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली, है ना, 2-1 से जीत ली। और उसके बाद इंपॉर्टेंट देख लीजिए भुवनेश्वर कुमार एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और 2012 के दिसंबर में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और, है ना, और यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, वह टेस्ट, वनडे या T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल पूछा गया था 2018 प्रीवियस ईयर में कि भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है। आपको बताना है कि भारतीय वायु सेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। क्या भावना कंठ है, मोहना सिंह है, निहारिका सिंह है या फिर अवनी चतुर्वेदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसके बारे में, है ना, जैसे सही आंसर हो गया अवनी चतुर्वेदी। अब यहाँ पे देख लीजिए अवनी चतुर्वेदी के बारे में। अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की एक भारतीय पायलट हैं। ओके, उसके बाद वह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, जैसे आपको इससे क्वेश्चन पूछा गया था तो आप सबको पता है कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला है। उसके बाद
वह और उनके 2 सहकर्मी मोहना सिंह जीतरवाल और भावना कंठ भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं और उन्हें हैदराबाद वायु सेना अकादमी में भाग लेने के लिए चुना गया था। 25 वर्ष की आयु में स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री उपाधि प्राप्त कर ली थी और उन्हें 2018 में उन्होंने 2018 में इतिहास रचा जब वह MiG-21 सोलो उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। ओके, तो आपको ये भी रखना है। अब आपको पता चल गया कि अवनी चतुर्वेदी जो है भारत की पहली पहली लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला है। अब उन्होंने कौन सा 2018 में उड़ाया है ना, 2018 में उन्होंने जो फाइटर होते हैं ना, लड़ाकू विमान है, उनको उड़ाया। उसके बाद कौन सा फाइटर को उड़ाया, तो उन्होंने MiG-21 सोलो को उड़ाई। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें 2018 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पद पर पदोन्नति मिली है ना, प्रमोशन हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 मार्च 2020 को अवनी चतुर्वेदी पर नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। ओके, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अवनी चतुर्वेदी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए, भावना कंठ की अगर हम बात करें, भावना कंठ अपने दोनों साथियों मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ऑप्शन था निहारिका सिंह, तो निहारिका सिंह की अगर हम बात करें तो निहारिका सिंह एक भारतीय एक अभिनेत्री हैं और पूर्व मिस इंडिया है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बुनियाद का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र सरकार के शासित प्रदेश में से है। क्या बुनियाद का संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से, दिल्ली सरकार से, या फिर बिहार सरकार से, या फिर उत्तराखंड सरकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दिल्ली सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे इसका सही आंसर हो गया दिल्ली सरकार, अब देख लीजिए बुनियाद क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिल्ली सरकार ने शिक्षा से संबंधित मिशन बुनियाद शुरू किया। उसके बाद प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के स्तर में सुधार के लिए मिशन बुनियाद की शुरू किया गया है। और इस बुनियाद मिशन का क्या है कि मिशन कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों को लक्षित करता है और मिशन को अप्रैल 2018 में शुरू किया गया। ओके, सो आप सबसे पूछ सकते हैं कि मिशन बुनियाद की शुरुआत कब की गई, तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई, जिसके तहत क्लास 3 से क्लास 8 तक के बच्चों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक एजुकेशन होता है, फाउंडेशन कोर्स, उसको बेटर बनाना इनका लक्ष्य है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मिशन बुनियाद सरकार के पूर्व चुनौती कार्यक्रमों के बाद तैयार किया गया है, जिसने कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों का परीक्षण किया और उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर 3 शिक्षण समूहों में रखा। उसके बाद नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास, जिसको आप लोग बोलते हैं, अभी स्कूलों में चलता है ये, है ना, नास प्रोग्राम हर साल चलता है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने खुलासा किया कि कक्षा 3 से 5 तक के अधिकांश सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूली बच्चों ने विज्ञान, गणित और भाषाओं में खराब प्रदर्शन किया है। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में सरकारी, नगर पालिका और सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 3 में पढ़ने वाले लगभग 50% छात्र 2017 में आयोजित नास के दौरान विभिन्न विषयों में अपनी सीखने की क्षमता प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। बुनियाद के तहत छात्रों को 3 समूह में बांटा जाएगा। पहला समूह कौन सा है, सम मूल्य पर प्रदर्शन करने वालों को उज्ज्वल समूह में सौंपा जाएगा और मध्यम स्तर की उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को उत्कर्ष समूह को सौंपा जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, जो लोग अपने साथियों के पीछे होंगे उन्हें उद्यम समूह में सौंपा जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिवाइड करा जाएगा और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है जो कि डे से पूछा गया था, इंपॉर्टेंट डेट से, कि 2018 विश्व तंबाकू निषेध दिवस का क्या विषय था। यहाँ पे जो आपसे बोला जाता है ना, थीम याद करिएगा, ये वही चीज़ है। आपको बताना है कि 2018 जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय क्या था, थीम क्या था। क्या सादे पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाइए, या फिर तंबाकू और हृदय रोग था, या फिर तंबाकू विकास के लिए खतरा है, या फिर तंबाकू का अवैध व्यापार बंद करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तंबाकू और हृदय रोग। अब देख लीजिए इसके बारे में। तो हर साल तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है,
तो हर साल 31 मई को, है ना, हर साल 31 मई को हम लोग 31 मई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, है ना, यहाँ पे हर साल हम लोग 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और उसके बाद क्या है, WHO प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के लिए एक थीम चुनता है ताकि WN, है ना, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के लिए एक अधिक एकजुट विश्वव्यापी संदेश उत्पन्न किया जा सके। उसके बाद क्या, तंबाकू और हृदय रोग 2018 विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय था। उसके बाद 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने विशेष तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का लक्ष्य तंबाकू महामारी और दुनिया भर में इससे होने वाली मौतों और बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1987 में प्रस्ताव WHA 40.38 अधिनियमित किया, जिसे 7 अप्रैल 1988 में विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में नामित किया गया था। और उसके बाद 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव WHA 4.2 मतलब 42.19 पारित किया, जिसमें 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस और वार्षिक स्मरणोत्सव का आह्वान किया गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, 2015 विश्व तंबाकू दिवस निषेध का यहाँ पे थीम दिया गया है, तंबाकू और अवैध व्यापार बंद करो, ये 2015 का थीम था। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग 2016 का थीम पढ़ लीजिए, 2016 का था सादे पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद 2017 का यहाँ पे आप लोग थीम पढ़ लीजिए, 2017 का थीम था तंबाकू विकास के लिए खतरा। तो ये थी, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2015 का, फिर 2016 का, फिर 2017 का, और यहाँ पे 2018 का थीम था तंबाकू और हृदय रोग, ये उनका विषय था। आपको बताना है कि 2021 के लिए इसका थीम क्या था। अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक देखा है तो राइट डाउन ज़रूर कर देना। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है, उत्पाद किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि उत्पाद जो RBI का नया डिप्टी गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया गया है, B श्रीराम को, या फिर महेश कुमार जैन को, या फिर बसंत सेठ को, या फिर अजीत कुमार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि महेश कुमार जैन को रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये 2018 में। आगे देख लीजिए इनके बारे में। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए महेश कुमार जी के बारे में जान लीजिए। महेश कुमार जैन को 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बनने से पहले वह, यानी कि जो महेश कुमार जैन थे वो RBI के डिप्टी गवर्नर बनने से पहले IDBI बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्हें 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि उन्होंने कब तक कार्यभार संभाला, 2018 से, है ना, 2018 से 2021 तक वो कार्यपद पर नियुक्त थे। ओके, सो उसके बाद देख लीजिए नियुक्त किया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने श्री महेश कुमार जैन को 22 जून 2021 से 2 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया। ओके, तो इनका क्या है, इनका 2 बार चयन किया गया। ओके, ये 2 बार नियुक्त हुए। उसके बाद क्या हुआ, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर अन्य 3 सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। अगर हम बात करें B श्रीराम की, तो B श्रीराम 2018 में IDBI बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO थे। उसके बाद अगर हम बात करें बसंत सेठ की, तो 3 अगस्त 2011 को गठित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति HLSC के सदस्य थे। अजीत कुमार की अगर हम बात करें तो अजीत कुमार भारतीय रिजर्व बैंक में उप महाप्रबंधक हैं। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ से पूछा गया था, क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है, वाराणसी में है, लखनऊ में है, आगरा में है, या फिर कानपुर में है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी में स्थित है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में। अब इसके बारे में देख लीजिए,
देखिए आप लोगों को की पॉइंट या फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि सर क्या यार आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए आपको क्या है, अगर मैं एक चीज़ करा रहा हूँ तो इनसे रिलेटेड अगर इन द फ्यूचर कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बस इसीलिए इन्फॉर्मेशन। और कोशिश यही है कि थोड़ा बहुत आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए, ताकि जब मैं और MCQ कराऊँ इनसे रिलेटेड, जब ये प्रीवियस ईयर पेपर ख़त्म करने के बाद, तो आप उनका सही आंसर दे पाएँ। यहाँ पे देख लीजिए, भारत कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित वाराणसी भारत में एक विश्वविद्यालय संग्रह है। ओके, भारत कला भवन भारत। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, इसने भारतीय कला और संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में सहायता की है, और यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और वाराणसी शहर दोनों में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक का केंद्र भी है। ओके, उसके बाद क्या है, भारत कला भवन की योजना 1 जनवरी 1920 को साकार हुई, यानी कि भारत कला भवन का निर्माण कब किया गया, 1 जनवरी 1920 को ये तैयार हुआ। जबकि जब भारतीय ललित कला परिषद की स्थापना गोदौलिया वाराणसी में एक विंग में हुई थी। संग्रहालय के, अब देखिए ये सारा चीज़ यहाँ पे और दिया गया है, अच्छे से आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। बाकी क्या है, ये सारा चीज़ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइम थोड़ा सा लेना चाहूँगा, आगे वाले क्वेश्चन भी कराने हैं। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे, आप इस चीज़ को राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या है, 1784 में अवध के नवाब आसफ उद दौला द्वारा निर्मित बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। उसके बाद क्या है, कानपुर चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको तो ज़रूर स्टार मार्क कर लीजिए, ज़रूर ही राइट डाउन कर लीजिएगा कि कानपुर किस लिए फेमस है, तो चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसको क्या है, 2018 में नियुक्ति हुई होगी, है ना, तो इसलिए पूछा गया है करंट अफेयर से कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, उमर रजाज को, या फिर कमल महादीन को, या फिर अब्दुल्ला एनश्योर को, या फिर फैसल अल फयाज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि उमर रजाज को नियुक्त किया गया था 2018 में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में। अब देख लीजिए इनके बारे में, है ना, तो इनके बारे में यहाँ पे है, उमर रजाज ने 2018 से 2020 तक जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद क्या है, 5 जून 2018 को देश में IMF स्थापित समर्थित तपस्या नीतियों पर व्यापक विरोध के कारण अपने पूर्ववर्ती के इस्तीफा देने के बाद उन्हें एक नई सरकार बनाने का कार्य दिया गया था। वह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निदेशक थे। उन्हें 2002 और 2006 के बीच लेबनान में विश्व बैंक के निदेशक के रूप में कार्य किया। वह 2017 में हानी मुल्की की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। और क्या हुआ, रजाज ने 3 अक्टूबर 2020 को किंग अब्दुल्ला द्वितीय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ओके, देखिए इनकी नियुक्ति कब हुई थी, 2018 में। इन्होंने अपना जो नियुक्ति था उसको इस्तीफा कब दिया, 2020 में। तो और उनके बारे में यहाँ पे दिए गए, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, और उनके बारे में और यहाँ कुछ पॉइंट मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ऐड कर दिए, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लेना। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सोहरा नृत्य किस जिले के जनजाति द्वारा किया जाता है। आपको बताना है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो आप लोग देख सकते हैं, फोक डांस बोल सकते हैं, यहाँ पे जो डांस है उनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश में सोहरा नृत्य किस जिले की जनजाति द्वारा किया जाता है, ललितपुर, या फिर गोरखपुर, या फिर इलाहाबाद, या फिर कानपुर। ओके, आपको बताना है कि सोहरा जो नृत्य है किस जिले के जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ललितपुर की जनजातियों के द्वारा जो आपका सोहरा नृत्य है ना, सोहरा नृत्य है वो किया जाता है। अब देख लीजिए इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ललितपुर जिला भारत के उत्तर प्रदेश के जिलों में से एक है। उसके बाद ललितपुर का उल्लेख दुनिया के सबसे पुराने शास्त्रों जैसे यज्ञ पुराण, विष्णु पुराण और वराह पुराण में मिलता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला की जनजाति सोहरा नृत्य करती है। ओके, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, यह उनकी फसलों की कटाई के दौरान खुशी देने का उद्देश्य से किया जाता है। अब आपको एक चीज़ समझ आ गया कि यहाँ पे जो सोहरा नृत्य है आपका, है ना, वो
सोहरा नृत्य है वो कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कौन से ज़िले के जनजातियों के द्वारा, तो वो किया जाता है आपका जो ललितपुर ज़िला है, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और वो कौन से टाइम पीरियड में किया जाता है, तो वो किया जाता है फसलों कटाई के दौरान किया जाता है, अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए। उसके बाद क्या हो गया, 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल थार और बक्सा जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2003 में सूची में 10 नई जनजातियों को जोड़ा। उसके बाद क्या है, एक बुंदेला राजपूत द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित चंदेरी राज्य में ललितपुर जिला भी शामिल था। उसके बाद ललितपुर को 1974 में एक जिले के रूप में स्थापित किया गया था और यह न केवल हृदय भूमि बल्कि बुंदेलखंड का दिल के आकार के रूप में जिला भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, गोरखपुर भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो पूर्वांचल क्षेत्र में राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो गोरख जो है कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सबसे घनी आबादी वाला जिला है, भारत में 13वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ओके, उसके बाद क्या है, कानपुर, जैसे कानपुर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो है कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, गोविंद लाल वोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे। देखिए इनका क्या है, निधन हुआ होगा 2018 में, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया है। विज्ञान से संबंधित है या फिर खेल से या फिर वाणिज्य क्षेत्र से या फिर पत्रकारिता के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पत्रकारिता से संबंधित थे गोविंद लाल वोरा जी। देखिए गोविंद लाल वोरा एक पत्रकार थे, उन्होंने 60 वर्षों तक भारत में पत्रकार के रूप में काम किया और उन्हें निडर पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के साथ साथ कई सामाजिक कारणों में उनकी भागीदारी के लिए जाना जाता है। और उनके बारे में और जान लीजिए, वे हिंदी समाचार पत्र अमृत संदेश के प्रथम संपादक थे। उसके बाद क्या हुआ, 13 मई 2018 को उनका निधन हो गया। 18 महीने की आपातकालीन अवधि 26 जून 1975 से लेकर जनवरी 1977 के दौरान वोरा का तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल के साथ मतभेद था और क्या है, वह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और AICC कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के छोटे भाई थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ पे जो और दिया गया है उनके बारे में आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि नए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। देखिए ये उस टाइम का है ना, 2018 के लिए ये क्वेश्चन आप लोग समझ के रखिएगा, इसलिए बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है कि नए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में किसने पद कार्यभार या फिर पद संभाला था। पीयूष गोयल ने, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने या फिर प्रकाश जावड़ेकर ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब देख लीजिए इनके बारे में, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और पूर्व भारतीय सेना अधिकारी और ओलंपिक पदक विजेता हैं। ओके, उसके बाद क्या है, 17वीं लोकसभा में वह जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें और उनके बारे में हैं भाई, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी और जो मंत्री हैं उनके बारे में यहाँ पे दिए गए, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी की अगर हम बात करें तो 30 मई 2019 7 जुलाई 2021 के बीच ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद क्या है, नवंबर 2021 तक अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। उनके बाद क्या है कि नवंबर 2021 तक पीयूष गोयल भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, और जिनके पास कपड़ा मंत्री और उसके बाद क्या है वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जैसे विभाग हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है, दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। क्या यह मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जान लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दादा धूनी वाले जो थर्मल पावर प्लांट है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देख लीजिए इसके बारे में। ओके,
दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले में प्रस्तावित कोयले से चलने वाला प्रथम थर्मल पावर प्लांट है। ओके, अब पावर प्लांट में मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की कोयले से चलने वाली बिजली सुविधाओं में से एक है। और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और भेल में संयुक्त, है ना, कंपनी और भेल में संयुक्त उद्यम के रूप में परियोजना का प्रस्ताव रखा गया और इसकी क्षमता 1600 मेगावाट है ना, 1600 मेगावाट उम्मीद है यहाँ पे 1600 मेगावाट की जो बिजली है वो डेवलप की जाएगी। कोयला लीकेज नहीं होने के कारण परियोजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ओके, कोयला लीकेज नहीं हो पाया है इसलिए अभी तक ये जो था ये एक्टिवेट नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ पे इनके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आज के क्वेश्चन का आखिरी सवाल है कि UIDAI ने किस आयु वर्ग के लिए नीले रंग का बाल आधार कार्ड जारी किया है? कितने आपको बताना है। UIDAI ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए नीले रंग का बाल आधार कार्ड जारी किया? 5 साल तक के बच्चों के लिए, 7 साल तक के बच्चों के लिए, या फिर 4 साल तक के बच्चों के लिए, या फिर 8 साल तक के बच्चों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 5 साल तक के बच्चों के लिए अभी हाल ही में UIDAI ने 2018 में बाल आधार कार्ड जारी किया था। अब देख लीजिए इनके बारे में की पॉइंट्स अगर हम बात करूं तो देख लीजिए UIDAI ने 5 साल तक के बच्चों के लिए नीले रंग का बाल आधार कार्ड जारी किया और यह आधार कार्ड नीले रंग का होगा। और उसके बाद 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, किसी बायोमेट्रिक विवरण की आवश्यकता नहीं है। ओके, और उनके बारे में और यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट वाला एक बार और पढ़ लेते हैं। जब बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुँचता है तो एक अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक होता है। ओके, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है ना, 5th ईयर का हो जाता है, तो तभी उसको बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ता है। बाकी इनसे पहले, क्योंकि 5 साल में जब 5 साल के एज तक वो जैसे पहुंचा तो कुछ चीज़ें जो बायोमेट्रिक चीज़ें हैं वो अपडेट हो जाती हैं ना, चेंजेस हो जाते हैं जो कि बचपन से अलग होते हैं। उसके बाद क्या है, आधार कार्ड अगर हम बात करें UIDAI की, तो उसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया। आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन है। और उसके बाद क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। और तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप आज के जितने भी जो 2018 के, है ना, जो 2018 यूपी प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो आपको पसंद आए होंगे। बाकी इसके अलावा आपको जो मैथ्स हो गया और उसके अलावा जो आपका रीजनिंग हो गया वो भी आपको मिलने वाला है, तो वेट करिएगा। और किसी क्वेश्चन में आपके मन में डाउट होते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।